हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र। इससे पहले हमने लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी परिभाषा और पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण समझ लिया था। फ्रेंड्स, मैं लोक प्रशासन का क्षेत्र अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको नोट्स में तो दिख ही रहा होगा, बट नोट्स से ज़्यादा लैंग्वेज में समझना ज़रूरी है, अपनी भाषा में। पर आप एग्जाम में इस नोट्स के अनुसार ही लिखना। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? आज का जो समय है, आज का जो मनुष्य है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो गई और उसकी पूर्ति के लिए वो हमेशा क्रियाशील रहता है। और इन सब की पूर्ति के लिए मानव को सुविधा की आवश्यकता तो हो गई ना। मान लो आज आपको भूख लगी है और इस खाने के लिए आप हमेशा कार्यरत करते रहेंगे, पर अब इसकी पूर्ति के लिए आपको सुविधा, मतलब आपको चक्की की आवश्यकता है, तभी तो आप आटा बना पाएंगे ना। जो हमें राज्य प्राप्त करवाता है, जो ये सारी सुविधाएं राज्य प्राप्त करवाता है, और यही हमारा लोक प्रशासन के अंतर्गत राज्य आता है ना। आता है कि नहीं आता है? तो एक मार्क्स नाम के एक विचारक हुए, उन्होंने क्या कहा लोक प्रशासन के बारे में? उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है और परंपराओं से है और प्रशासन के असैनिक संगठन और कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं से है और उनको प्रभावशाली बनाने से है। इन सबको कार्यपालिका में दे दिया गया है। और एक विचारक हुए हमारे डॉक्टर एस एल वर्मा। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन को उन सभी स्थानों में सेवा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया है और ये चारों दिशाओं में नवीन दृष्टियों में, मतलब नवीन चीज दृष्टियों में प्रभावों को ग्रहण करता चला जा रहा है। और लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में कई विचारकों के मतभेद हुए। अब कोई भी चीज आती है या कोई भी चीज का क्षेत्र होता है, उसमें बहुत सारे विचारक आ जाते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते रहते हैं और उनमें मतभेद होते ही रहता है। तो इसमें भी बहुत सारे मतभेद हुए। कई लोगों ने कहा कि ये प्रशासन का सरकारी कामकाज का अंग है। कई लोगों ने कहा, कई विचारकों ने कहा कि यह समस्त अंगों को ग्रहण करता है और समस्त संग्रह का अध्ययन करता है। और कई लोगों ने कहा कि सरकारियों की नीतियों को क्रियान्वयन करता है। और कई विचारकों ने कहा कि नीति निर्धारण को प्रभावी भूमिका अदा करता है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र के संबंध में स्वरूप में चार दृष्टिकोण प्रचलित है। व्यापक दृष्टिकोण मतलब विस्तृत, संकुचित मतलब सीमित, और पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण, वे तो हमने इससे पहले जो लेक्चर आया उसमें हमने कर लिया है, और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो हम व्यापक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्यापक दृष्टिकोण है क्या? सिंपल सी बात में मैं आपको समझाना चाहूंगी दोस्तों कि व्यापक दृष्टिकोण विस्तृत क्षेत्र लोक प्रशासन का, इसमें सरकार के तीन अंग आते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका क्या है? ये सब तीनों सरकार के अंग है। कार्यपालिका जो होती है, व्यवस्थापिका जो होती है, वो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो होती है वो जो होता है कानून को, जो मतलब व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाई है उसको लागू करती है। और न्यायपालिका जो होती है, जो मतलब कार्यपालिका जो कानून बनाई है उसने उसका जो उल्लंघन करते हैं उन लोगों को दंड देता है। तो अब मैं और अपनी भाषा में अगर आपको कार्यपालिका समझाने की कोशिश करूँ जल्दी और शॉर्ट भाषा में, तो कार्यपालिका सरकार का अंग है और जो नियम और कानून को लागू करती है और प्रशासन का कार्य करती है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं, मतलब इसे दंड देने का प्रावधान भी होता है। ये सब व्यवस्थापिका, मतलब ये सब व्यापक दृष्टिकोण में आते हैं। फ्रेंड्स, ये सब आता है, आप देख सकते हैं। सीमित अर्थों में, संकुचित अर्थों में तो क्या होता है? सीमित अर्थों में अभी सरकार के तीन अंग थे: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। पर इसमें जो है सीमित अर्थों में, इसमें सिर्फ कार्यपालिका ही की शाखा है। तो लूथर गुलिक हमारे क्या हुए? लूथर गुलिक हमारे विचारक हुए। उन्होंने क्या कहा इसके विषय में? संकुचित क्षेत्र में उन्होंने कहा कि इसका संबंध कार्यपालिका से है और यह जो है प्रशासन में किसी भी संगठन के कार्य को सम्मिलित नहीं करता, बल्कि उन्हीं कार्यों को समावेश करता है और प्रबंध की विधियों को तकनीकी पद्धति से संबंध रखता है। अब इसी डॉक्टर चंद्र प्रकाश भमरिया, उन्होंने प्रशासन को बांटने का वर्णन किया। मतलब उन्होंने प्रशासन को, क्षेत्र को बांटने का वर्णन किया और उनकी सीमा रेखा निर्धारित करने का प्रयास किया। और उन्होंने 5 वर्गों में बांट दिया इसे: सामान्य प्रशासन, संगठन, कर्मचारी वर्ग, साधन और वित्त। सामान्य प्रशासन में क्या आता है दोस्तों? सामान्य प्रशासन में क्या आता है? सामान्य प्रशासन में आता है जैसे कि कोई शासन है उसमें नियंत्रण रखना, उसकी देखरेख करना और उसके कार्यों को संपन्न कराना, ये हमारा सामान्य प्रशासन। संगठन में जैसे प्रशासकीय अधिकारी हुआ, उसकी सेवा का संगठन किस प्रकार से किया जाना है, ये सब आता है। कर्मचारी वर्ग में तो आपको पता ही है, बैंक के कर्मचारी, ये चाहे वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हो, मतलब ये विभिन्न सेवा
तथा कार्यों को कौन लोग कर सकेंगे और कैसे करेंगे कर्मचारी में। या तो साधन में आता है अपना कार्य पालन करने के लिए कर्मचारी वर्ग को किस प्रकार की सामग्री प्रदान की जा रही है, कौन कौन से उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। वित्त में आता है दोस्तों कि प्रशासनिक कार्यों के लिए वित्त मतलब कितने पैसे की आवश्यकता है, ये हम कह सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शॉर्ट बनाते हुए आपको समझाने की कोशिश कर दी है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिए। थैंक यू।